आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एथिक्स की जो आंसर राइटिंग है वो हम लोग कैसे प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने आंसर्स को कैसे जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ हमको राइट डायरेक्शन प्लस उसके साथ में जो कंटेंट है वो जब राइट हो जाता है तो आंसर राइटिंग अपनी ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है, एथिक्स जो है वो पूरा पेपर जो होता है एथिक्स का वो होता है, जस्ट अ मिनट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एथिक्स जो है वो इसका पूरा पेपर होता है कोड बेस्ड, दूसरा होता है थ्योरी बेस्ड और तीसरा होता है डेफिनेशन बेस्ड। आप देखना सारे क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे एथिक्स के मेंस के अंदर, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे यूपीपीसीएस का हो, वो ज़्यादातर आपको कोड बेस्ड मिलेंगे या थ्योरी बेस्ड मिलेंगे या डेफिनेशन बेस्ड मिलेंगे। ठीक है, और यही कारण रहता है कि इसमें जैसे भी मान लो इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल आता है, ठीक है, या कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, या क्वेश्चन आ रहा है आपका एम्पैथी के ऊपर, तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो सेम का सेम आंसर लिख के चले जाते हैं। सेम मतलब जो कीवर्ड्स रहते हैं उनके वो मैक्सिमम सेम रहेंगे। अब इंटीग्रिटी में क्या ही लिखेंगे, तो इंटीग्रिटी का वही है कि भाई एक डेफिनेशन लिख देंगे, उसके साथ साथ उसमें एक एग्जाम्पल दे देंगे और जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उस क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर देंगे। अभी अपना आंसर अलग कैसे हो, इंपॉर्टेंट ये है। क्यों? क्योंकि एथिक्स की जो डिमांड है, यूपीएससी क्या डिमांड करती है? यूपीएससी एथिक्स के पेपर से डिमांड करती है एथिकल कंसर्न, कि बंदे का जो सेलेक्ट होकर आ रहा है वो कितना एथिकल है। दूसरा वो डिमांड करती है ह्यूमन डिसीजन, जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है, आप किस मैच्योरिटी लेवल से आप डिसीजन को ले रहे हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये दो चीज़ें होती हैं। तो और चीज़ क्या डिमांड करती है? एथिक्स डिमांड करती है एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी, मोरल रीजनिंग, प्रैक्टिकल विजडम, उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस का प्रोग्रेसिव नेचर। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक सर्विस में जा रहे हो। पब्लिक सर्विस में जाने से पहले वो आपको टेस्ट करते हैं कि आपकी जो सोच है वो कैसी है। अभी आप देखते हो कि ज़्यादा अगर आप बहुत एकदम, अगर आपकी जो लैंग्वेज है, मान लीजिए आप ज़्यादा इंग्लिश में लिख रहे हो, मतलब इंग्लिश में तो लिखते ही हो, या मान लो आप हिंदी में लिख रहे हो, या जैसे भी आपकी जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप भारी भारी वर्ड लिखने से बचो। आपको ऐसे वर्ड नहीं लिखने हैं जो एकदम से एग्जाम में को समझ में ना आए, या ऐसे वर्ड्स आपको नहीं लिखने हैं कि जो बहुत ज़्यादा जिनकी जो मीनिंग है वो मतलब डिक्शनरी बेस्ड हो जाएगा, डिक्शनरी देखनी पड़े उसके लिए। ठीक है, तो वैसी उस टाइप की हमें नहीं लिखनी है। ठीक है, अभी हमने आंसर कैसे लिखने हैं, हमको अपना जो आंसर रहेगा वो उसमें ज़्यादा क्या है, ज़्यादा उसमें जो है अभी इमोशनल स्पीचेस टाइप का नहीं होना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इमोशनल स्पीच टाइप की लिख देते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आज ही मैंने क्वेश्चन कराया था कि वो थिरुवल्लुवर ने बोला था उसके बारे में। ठीक है, उनकी एक बुक भी है थिरुकुरल। उन्होंने बोला था कि संघर्ष के समय में जो लोग पीसफुल रहते हैं, काम रहते हैं, तो जो परेशानी है, मुसीबत है, वो अपने आप डर के भाग जाती है। अभी इसमें क्या है कि अगर लिखना चाहो तो थ्योरी बेस्ड बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो उसमें 5 पेज 10 पेज जितना चाहो उतना लिख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है? डिमांड क्या है कि बस हमको समझा देना है कि हाँ ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, ठीक है, जिनमें आदमी अगर पेशेंस रखे, ठीक है, काम रहे, तो ऑटोमेटिकली जो वो परेशानी है वो खत्म हो जाती है। उसमें हमने एग्जाम्पल भी दिया था, कोविड का एग्जाम्पल दिया था हमने एक, ठीक है, हमने नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल दिया था, हमने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, जेकिंडा आर्डन का भी एग्जाम्पल मैंने दिया था। ठीक, इतने मैंने एग्जाम्पल्स में दिए थे। तो अब अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम इसमें इमोशनल स्पीचेस भी लिख सकते हैं। लेकिन इमोशनल स्पीच से क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे यही लिखने की कोशिश करते हैं और इसमें ऐसा हो जाता है कि मार्क्स है वो जनरलाइज हो जाते हैं, नंबर मिलते हैं जनरलाइज्ड। ठीक है, और फिर डिफिकल्ट इंग्लिश में नहीं लिखनी है हमको ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि हमने एकदम ऐसे वर्ड्स लिख दिए जो एग्जाम के समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एथिक्स के अंदर ऐसा होता है। अभी इंटीग्रिटी अगर आप लिख रहे हो तो इंटीग्रिटी के अंदर अभी क्या है कि आप इमोशनल लेवल पे चले जा रहे हो, या आप मान लो ऐसा कोई चीज़ लिख दे रहे हो जिससे एग्जाम को दिक्कत हो रही है। अभी अपना आंसर जो है ज़्यादा फिलोसफिकल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपना आंसर ज़्यादा फिलोसफिकल भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा फिलोसफी के अंदर चले जाओगे तो उसमें फिर गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अभी आप मान लो 4 बार फिलोसफी के बारे में लिख दे रहे हो, तो आपने पूरी, या तो आप सारी फिलोसफीज़ को एकदम ढंग से पढ़ो, इतना समय भी नहीं रहता है और इतना पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फिलोसफी लिखो या फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में आंसर पूरा लिख दो, ऐसा भी नहीं है। तो हमको एथिक्स से अपना आंसर जो है हमें अप्लाइड एथिक्स की तरफ ले जाना है। अभी अप्लाइड एथिक्स क्या होती है? ठीक है, अप्लाइड एथिक्स क्या होती है? अप्लाइड एथिक्स होती है, जैसे कि आपने इंटीग्रिटी की बात करी। ठीक, इंटीग्रिटी क्या है? जब हम अकेले बैठे हों उसमें भी हम कोई गलत काम करने की कोशिश ना करें, हमारा मन उस वक्त भी डिसिप्लिन रहे। ठीक है, उस वक्त भी हम सेल्फ रेगुलेशन मोड में हों। ठीक है, उस वक्त भी हम लोग सेल्फ रेगुलेशन मोड में हों। तो अब ये
अप्लाइड एथिक्स हो गई कि सिर्फ एथिक्स की हमने डेफिनेशन नहीं बताई, हमने उसका जो चेंजिंग नेचर है, जो उसका चेंजिंग नेचर है वो भी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, उसका जो आउटकम है वो भी हम बता रहे हैं आपको। अभी फिर अब आ जाओ, जैसे आप केस स्टडी पे आ जाओ। केस स्टडी में क्या है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैं तो बहुत सारे आंसर्स चेक कर चुका हूँ, मैं जब देखता हूँ उसमें देखता हूँ बहुत बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं कि डायरेक्टली कि सस्पेंड कर दो, ठीक है, कि मैं इस ऑफिसर को सस्पेंड कर दूंगा या सस्पेंड एवरीवन, मैं इस पूरे थाने को सस्पेंड कर दूंगा, ठीक है, या फिर उससे मैं बोलूँगा कि रिज़ाइन इमीडिएटली। मान लीजिए कोई गलत काम करता है, अगर केस स्टडी आ जाती है कि रिज़ाइन इमीडिएटली, या मैं उसको एकदम हैवी पनिशमेंट दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स, इन वर्ड्स से हमें बचना है, क्योंकि अब एक बात बताइए, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, आप एक ऑफिस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हुए मान लीजिए आपके ऑफिस में 1500 लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा काम है जिसमें सब लोग संलिप्त हैं, तो आपके पूरा 1515 को सस्पेंड कर दोगे, फिर काम कौन करेगा? तो इसलिए हमें किसी एक को सस्पेंड करना होगा, और उसको ऐसी जो है हम सजा देंगे जिससे बाकी जो 1499 है वो डर भी जाएं और अपना काम ईमानदारी से करने भी लगें। बाकी को सब पे जो है पेनल्टी तो लगानी पड़ेगी, भाई गलत काम किया तो वो कानून के दायरे में तो आएंगे, तो हम लो पेनल्टी लगाएंगे उन पर, एकदम हार्श पेनल्टी उनके ऊपर नहीं लगाएंगे, अगर जो उनका जो कृत्य है वो उतना ज़्यादा हार्श नहीं है। अभी मान लीजिए वो मर्डर कर देते हैं किसी का, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर ट्रायल होगा उसका, तो ठीक है, वो जुडिशरी के मामले में चला जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें तो काम भी लेना है ना, कर्मचारियों से हमें काम भी लेना है, तो हमको उसी हिसाब से उनको डील करना पड़ेगा। तो इसकी एथिक्स की अप्रोच क्या है? एथिक्स की अप्रोच है कि ह्यूमन प्लस लॉफुल, ह्यूमेन होनी चाहिए, उसके साथ साथ लॉफुल होनी चाहिए, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ठीक है। अभी केस स्टडी जो है, केस स्टडी का सीन जो क्या होता है, केस स्टडी में आप देखोगे, आपने तो अगर केस स्टडीज लिखी होंगी, नहीं भी लिखी होंगी तो आप मेरे साथ लिखेगा, ठीक है। जो टॉप अप्रोच है वो क्या है? स्टेक होल्डर, फिर हमें उसका इथिकल इशू देखना है कि इथिकल इशूज़ क्या क्या आ रहा है उस मैटर में, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। फिर उसमें ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, हमें ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे ना कि हमारे सामने ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, फिर मेरिट्स क्या है उसकी या डीमेरिट्स क्या है उसकी, ठीक है। उसके साथ फिर हमें देखना है कि बेस्ट एक्शन क्या हो सकता है, और बेस्ट एक्शन में हमेशा हमें प्रोग्रेसिव स्टेप लेना पड़ता है, ठीक है। जो भी हम एक्शन कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेसिव स्टेप होना चाहिए अपने पास। अगर मान लीजिए अपने पास कोई ऐसा स्टेप आ जाता है जैसे कि निगेटिव में जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा गलत काम उसने कर दिया, तो उसको हम हल्का फुल्का, आपने देखा होगा कि ऑफिसर्स जो है जैसे 100 रुपये का फाइन के लिए बोल दिया, ठीक है, या बोल दिया कि भाई अब 10 उठा बैठक लगाओ, इस तरीके की सजा वो लोग दे देते हैं ताकि वो थोड़ा सा सेमफुल भी हो जाए और उनकी सजा भी हो जाए और वो अपना काम भी ईमानदारी से करने लगें, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसका लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन भी देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में हम कैसे उसको देखेंगे, सही हो रहा है काम या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अप्रोच क्या है? ओवरऑल अप्रोच जो एथिक्स की होती है वो होती है बैलेंसिंग, हमें बैलेंसिंग रहना है, हमें अपना आंसर जो है वो बैलेंसिंग अप्रोच से लिखना है। अगर हम बैलेंस्ड हैं तो हमको नंबर मिलेगा, अगर हम बैलेंस नहीं हैं, ज़्यादा हम प्रो हो रहे हैं या ज़्यादा हम निगेटिव में जा रहे हैं या ज़्यादा हम पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि हमें वो नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। तो अपना पूरा जो फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए? अपना पूरा फोकस होना चाहिए नंबर 1 प्रैक्टिकल अप्रोच पर, ठीक है। अभी मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, वो मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई एक मतलब माता है, वो आपके ऑफिस में आती हैं और बोलती है कि मुझे वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, और मुझे 5,000 रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मान लीजिए 5,000 रुपये महीने ही वृद्धा पेंशन मिल रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो एज अ डीएम आप चाहो तो आप वो 5,000 रुपये अपनी जेब से भी दे सकते हो उसको, वो भी जो माता है उनको आप 5,000 रुपये अपनी जेब से दे सकते हो, लेकिन इसमें एक लीगल कंसर्न आ जाएगा, एथिकल कंसर्न भी इसमें आ जाएगा कि भाई आप फिर किस किस को 5,000 रुपये दोगे? ये बात तो पूरे जिले में फैल सकती है ना। अब आपने एक को 5,000 रुपये दे दिया, आपको सबको देने पड़ेंगे 5,000 रुपये, इतनी तो आपकी सैलरी भी नहीं है, आपकी सैलरी 1 लाख के अराउंड होगी, ठीक है। अभी मान लो कि जिले की जनसंख्या 20 लाख है, उसमें से मान लीजिए कि 1 ही लाख लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो आपका तो भट्टा बैठ जाएगा ना। तो ये चीज़ नहीं करनी हमको हमेशा अप्लाइड एथिक्स को लेकर चलना है, जिसमें प्रैक्टिकल थ्योरी जो है, प्रैक्टिकल थ्योरी है, प्रैक्टिकलिटी पे हमें चलना है, जो संभव है वो हो जाएगा। भाई हमारा काम ही यही है कि हमें उन माता जी को हमें पेंशन के अंदर इनरोल कराना है, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी हम उनको करवाएं। जब तक नहीं होती तब तक उनको अदर बेनिफिट्स जो है वो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं उनसे हम बोल सकते हैं कि भाई अदर बेनिफिट्स इनको प्रोवाइड करिए। लेकिन आप बोलो कि नहीं, आप डायरेक्टली उनको मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हो, तो मॉनेटरी बेनिफिट वो भी इंडिविजुअल लेवल पे आप दे रहे हो, तो फिर ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि आप बहुत लोगों को जो है मास लेवल पे नहीं दे सकते, ठीक है। अब क्या है कि क्वेश्चन आएगा, हमें उसकी पहले तो डिमांड समझनी है कि उसकी डिमांड क्या है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप सोचोगे तो आपको सोचना है कि आप फ्यूचर में अगर सिविल सर्वेंट रहते हो, बनते हो, तो आप किस तरीके से उस सिचुएशन को डील करोगे, ठीक है। अगर मान लो कि स्टडी आपके सामने आती है तो उसमें प्रोग्रेसिव ही रहना है आपको, प्रोग्रेसिव प्लस बैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा प्रो नहीं, बहुत ज़्यादा नियो नहीं, निगेटिव नहीं। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये तो फिर रामायण एक तरीके की है, बोलते हैं रामायण मतलब इलीट,
ये तो बात ही है, मतलब कि इंट्रो तो होना ही होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए। वो रियल लाइफ एग्जांपल्स आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एग्जांपल, मतलब एथिक्स इज़ ऑल अबाउट एग्जांपल्स। एथिक्स इज़ ऑल अबाउट एग्जांपल्स। ठीक है, हमें कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं देना, एक्सट्रीम सोल्यूशन नहीं देना, इमोशनल नहीं होना है, थ्योरेटिकल नहीं होना है, इरेलेवेंट कंटेंट नहीं लिखना है। तो ये तो ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि नंबर आएंगे कैसे, बढ़ेगा कैसे नंबर। जब हम लिखेंगे इंट्रो, सबसे पहले आप देखिए कि हमें लिखना है इंट्रो। तो इंट्रो के अंदर हर पॉइंट पर आपके पास डेफिनेशन बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड, स्लोक बेस्ड, उसके साथ साथ डेटा बेस्ड। अगर आप रियल एस्पायरेंट हो ना, तो आपको हर एक डेफिनेशन, जितनी भी इंटीग्रिटी है, कंपैशन है, एम्पैथी है, सिंपैथी है आपकी, और एथिक्स है आपकी, जो है आपके साथ साथ जैसे ह्यूमन बिहेवियर है, ट्रांसपेरेंसी है, ऑब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी है, जितने भी ये वर्ड्स हैं, इनकी सबकी डेफिनेशन आपके पास रेडी होनी चाहिए। उसके साथ साथ इन पे सब पे 2 से 3 एग्जाम्पल्स होने चाहिए आपके पास आपके नोट्स में। उसके साथ साथ आपके पास 2 से 3 डेटा होना चाहिए उससे रिलेटेड। इसके साथ साथ आपके पास इसमें से वो डेटा आपको कैसे यूज़ करना है, इसके भी कुछ पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास। ठीक है, कुछ करंट अफेयर बेस्ड डेटा भी होना चाहिए। तो 4-5 लाइनें आपके पास होनी चाहिए डेफिनेशंस के अलावा। ठीक है, अभी आप करंट बेस्ड पे लिख रहे होगा तो करंट बेस्ड, स्टोरी बेस्ड भी हो सकता है इसमें, स्टोरी बेस्ड। ठीक है, स्टोरी बेस्ड भी हो जाएगा एक। सबसे इंपॉर्टेंट मुझको जो लगता है वो लगता है श्लोक। एथिक्स के अंदर अगर आप गीता, महाभारता, ठीक है, इनके अगर आप श्लोक्स लिखते हो, बाइबल का भी श्लोक आप लिख सकते हो, ठीक है, कुरान का भी आप श्लोक लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको जितनी भी धर्म किताबें हैं, धर्म रिलीजियस बुक्स हैं हमारी, इनके अंदर अगर जो लिखे हुए हैं, क्यों, क्योंकि इनको एक बहुत बड़ा तबका मानता है, वैलिड है ये। ठीक है, आप श्लोक लिखते हो अगर, तो श्लोक लिखने से, या आप उसको बोल देते हो कि भाई इस पॉइंट नंबर पे श्लोक पे ये चीज़ लिखी हुई है। अभी मैं जैसे एथिक्स के अंदर आपको, इकोनॉमी के अंदर उस दिन बताया था कि उसमें आपका जो ट्रेड है उसके करने के लिए भी श्लोक दिया गया गीता के अंदर। ठीक है, अगर वो लिख देते हो तो आप सोचो, ऑब्वियस सी बात है कि इंट्रो आपको बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना, इंट्रो तो आपको बढ़िया हो ही गया। फिर उसके अलावा आप आ जाओगे बॉडी पे। अभी बॉडी पे क्या करना है, बॉडी पे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हमको एड्रेस करनी है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हमें एड्रेस करनी है अपने आंसर में। ठीक है, हमारा आंसर बैलेंस्ड ही रहेगा किसी भी कंडीशन में। अगर आंसर हमारा बैलेंस नहीं है तो ऑटोमेटिक आप समझ लो कि वो फिर मतलब नहीं उसका, फिर 2 से 3 नंबर मिलेगा आउट ऑफ 10, फिर उससे सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। मतलब एथिक्स के अंदर तो मुझे लगता है अगर 150 नंबर भी बंदा ला रहा है तो वो कम ही ला रहा है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर आप देखोगे GS3 के अंदर नंबर कम वैसे ही मिल रहे हैं, 80 से 90 नंबर मिल ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा चांस है, यहाँ पे जो रिपीटिशन है, रिपीटिशन की वजह से नंबर कम मिलते हैं एथिक्स के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एथिक्स के अंदर। नंबर, अभी आप श्लोक वाला अगर पॉइंट आप एक बार समझ लो तो श्लोक से नंबर मिलेंगे। ठीक है, हमें कुछ डेटा भी पहले से लिख के रखना पड़ेगा। जैसे हम NIRF की रैंकिंग देख लेंगे, हम नीति आयोग का डेटा देख लेंगे, ठीक है, हम जो कुछ मैगजीन्स हैं उनका डेटा देख लेंगे, पहले से हमें लिख के रखना पड़ेगा वो यूनिक डेटा, तब जाकर के हमको नंबर मिलेगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि एथिक्स के अंदर इसको ग्रांटेड हो दिया जाता है कि एथिक्स को तो हम लिख ही देंगे। क्यों? क्योंकि वो कहानी बेस्ड है ना, थ्योरी बनाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे जाके फिलोसफिकल कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे, तो उससे फिर नंबर नहीं मिलता। 10 में से 6 से 7 नंबर लाने का मतलब है कि हमारा आंसर जो है परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी कंक्लूजन जब लिखेंगे तो कंक्लूजन में हमको जो है वो मैक्सिमम हमको यूज़ करना है DPSP के जितने भी आर्टिकल हैं वो यूज़ करेंगे। हमारा आउटगोइंग जो रहेगा वो एकदम बढ़िया रहेगा, मतलब फ्यूचर बेस्ड रहेगा। ठीक है, प्रोडक्टिव बेस्ड रहेगा। वैसा अगर हम लिख लेंगे तो कंक्लूजन भी हमारा बढ़िया हो जाएगा। कंक्लूजन में वैसे ज़्यादा नहीं, 1-2 नंबर का ही रहता है फ़र्क। ठीक है, कंक्लूजन अगर आपका अच्छा रहेगा तो 1 नंबर का ही फ़र्क आता है उसमें। लेकिन 1 नंबर सोचो आप 20 सवाल आ रहे हैं तो 1 नंबर के 20 नंबर बढ़ जाते हैं, और 20 नंबर मतलब IPS से सीधा IAS बना देंगे आपको। मुझे लगता है कि IRS से सीधा IAS बना देंगे, इतना 20 नंबर का महत्व है इसमें। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस है। इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपको, नंबर 1 पे बैलेंस अप्रोच पे, ठीक है, नंबर 2 पे श्लोक पे। आप श्लोक की एक पूरी लिस्ट बनाइए। ठीक है, या आप नॉर्मली ChatGPT से पूछ सकते हो, ChatGPT से आप वहाँ से भी लिस्ट बना सकते हो। आप बोलोगे भाई इकोनॉमी में जो है ट्रेड के ऊपर कौन कौन से श्लोक्स हैं, वो गीता के अंदर, महाभारत के अंदर। ठीक है, अभी कोई अगर वो है क्रिश्चियन है तो उसके लिए बाइबल है, कोई मुस्लिम है अगर तो कुरान का लिख सकता है वो। ठीक है, क्योंकि ये वैलिड हैं। ठीक है, इनको सोसाइटी भी मानती है और इनको UPSC भी मानेगी, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट इनको मानती है। हमारा संविधान इनकी जो है वो वैलिडिटी को चैलेंज नहीं करता है। तो फिर नॉर्मल सी बात है, आप लिख सकते हो श्लोक। ठीक है, श्लोक लिख सकते हो, आप पूरा आप डेटा लिख सकते हो। ठीक है ना, पूरा आप डेटा लिख सकते हो। अब डेटा कैसा कैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए आप। डेटा नंबर 1 पे तो गवर्नमेंट का ही डेटा यूज़ करना है हमको। सबसे पहले हम गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के डेटा वहाँ से नोट करेंगे।
ठीक है। नंबर 2 पे हम एनजीओ का डेटा भी ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे हम एनजीओ का जो वेबसाइट का डेटा है वो ले सकते हैं। नंबर 3 पे क्या है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो, ठीक है, जो किसी मतलब बड़े लीडर ने लिखी हैं, या किसी जैसे अभी सचिन तेंदुलकर की जो बुक है, तो उसके अंदर आप जो भी लिखा उसको कोट कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आप कर सकते हो। कैलाश सत्यार्थी ने कोई किताब लिखी है, ठीक है, जैसे उन्होंने एक किताब रिसेंट में लिखी है दिया सलाई। ठीक है, उसके अंदर जो उन्होंने डेटा दिया है, फॉर वॉट डेटा दिया है, उन्होंने चाइल्ड जो आपका वर्किंग वाला जो सीन है, जो बच्चे काम कर रहे हैं 10 साल के नीचे नीचे जो उम्र है, वही बच्चे आप देखो होटल्स के अंदर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, आप देखते हो कि जो है चाय वाला काम, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10-12 साल के वो चाय का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला भी सीन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल कंटेंट है। इस कंटेंट से अगर हम आंसर लिखेंगे तो आंसर बेटर रहेगा, बैलेंस रहेगा और प्रोडक्टिव रहेगा फॉर मार्क गेनिंग। ठीक है, फॉर मार्क गेनिंग प्रोडक्टिव रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है यहाँ पे कि हमें अपनी राइटिंग को नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है, अभी आप ये देख लो कि ये आपने एक वर्ड लिख दिया, ठीक है, और आपने एक ये वर्ड लिख दिया, ठीक, एक आपने वर्ड ये लिख दिया। ठीक है, और अब इन तीनों में आप देख लो, एक ये चीज़ लिखी है, अभी इसमें एग्जाम में वहाँ समझ ही नहीं पाएगा कि क्या है। मालूम मानता हूँ कि जल्दी जल्दी में वहाँ पे 9 मिनट के अंदर ऐसा रहता है कि मुश्किल पड़ता है लिखना, लेकिन फिर भी आपको वर्ड्स तो कम से कम ऐसे लिखने हैं जो एग्जाम में को समझ में आएगा, क्योंकि वो क्यों ही मेहनत करेगा। मेन चीज़ ये है ना, वो क्यों मेहनत करेगा। तो आपकी लैंग्वेज क्या है, आप उसको समझा पा रहे हो नहीं समझा पा रहे हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपकी जो हैंड राइटिंग है, आपकी जो हैंड राइटिंग है उससे बंदे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी सोचो मैं ही लिख दूँ कोई चीज़, अगर मुझे लिखनी है, जैसे मान लो मैंने अभी लूसीफर लिखा, ठीक है, अगर मैं लूसीफर लिखा, मैंने ऐसे लिख दिया, तो सोचो अभी दिक्कत तो है ना ये। अभी मान लो अभी लूसीफर मैंने ऐसे लिखा, तभी तो आप समझ पाओगे ना कि लूसीफर क्या है, कि नाम लिखा है, क्या लिखा है, अभी ऐसे लिखा है मैंने, तो ही समझ पाओगे। अब मैं ऐसे ऐसे करके यूँ करके यूँ कर दिया, तो फिर अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना इसमें ये चीज़ है, तो ये दिक्कत कर जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें अपना एथिक्स का आंसर फ्रेम करना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ जैसे इसमें देख रहे हो कि जैसे इमोशनल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, और जर्नल वर्सेस गवर्नमेंट ओरिएंटेड वर्ड्स। तो एक तो आपने जैसे मान लो आंसर लिखा इमोशनल, तो इमोशनल आंसर लिखने से फिर घाटा है। घाटा ये है कि अब मान लीजिए इमोशनली हैंडल कर पाए एग्जामिनर को या नहीं कर पाए, ये चीज़ है। और मान लीजिए वो आपके इमोशन से बिगड़ गया, या मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा अपने ऑफिशियल है बंदा, वो प्रोफेशनल है बिल्कुल, तो फिर आपने नंबर कटना तय है। इसलिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टच देना पड़ेगा। एथिक्स के आंसर के अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टच देना बड़ा जरूरी है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव टच नहीं दे रहे हो तो फिर थोड़ा सा आपके लिए मार्क गेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो बंदा वो एडमिनिस्ट्रेटिव टच देगा उसको 1 नंबर ज़्यादा मिलेगा आपसे। फिर आप एक जनरलाइज्ड आंसर लिख रहे हो, मतलब जिसमें थ्योरी भी है, इसमें स्टोरी भी है, ठीक है, इमोशनल टच भी है, वो सब आपने लिख दिया। और एक आपने गवर्नमेंट ओरिएंटेड आंसर लिखा, जिसमें आपने डेटा भी प्रोवाइड किया है, ठीक है, आपने अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे NDRF है, नीति आयोग है, NIRF है, ठीक है, ये सॉरी ये NDMA है यहाँ पर, ठीक, इनका डेटा आपने यूज़ किया तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको एज रहेगी। ठीक है, तो एथिक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 160 मार्क्स ला सकते हो 250 के अंदर। ठीक है, और UPPCS के अंदर आप आराम से 130 से 140 नंबर में ला सकते हो। ठीक है, तो एज है ये SDM बनने में आपको बड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, मिनी लाइफ एग्जांपल्स भी आप यूज़ कर सकते हो बहुत ज़्यादा। आप मिनी, जैसे अभी आप देख रहे हो, मान लो आप घर के बाहर निकले, आपने एक सिंपल सा फैक्ट देखो कि आप घर के बाहर निकले, ठीक है, आपका घर और आपके फ्रेंड का घर की दूरी है 500 मीटर। ठीक है, ये आपके फ्रेंड का घर बना हुआ है यहाँ पे, ओके, और आप यहाँ से यहाँ तक गए। अब आपने कितनी चीज़ें ऑब्जर्व की, आप सोचिए, आप यहाँ से गए, आपने देखा है घर में एक लड़ाई हो रही है, एक अंकल अपनी वाइफ को मार रहे हैं, वो ठीक है, पीट रहे हैं, दे दनादन दे दनादन। अब आपने देखा कि सोचा आपने कुछ नहीं, आपने सिर्फ इतना देखा कि भाई ये तो गलत हो रहा है। अब अंकल उनको मार रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। फिर हमने देखा कि आंटी जी ने कंप्लेन भी नहीं करी, तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि उन्होंने गलत को दबा दिया। ठीक है, अभी फिर जब मैं आगे गया, अपने घर दोस्त के घर पर पहुँच गया, वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर बात चल रही थी, वो जो जिन अंकल ने आंटी जी को मारा था, उन आंटी जी ने पहले अंकल जी को मारा था। ठीक है ना, तो ये ओवर पावर की बात हो गई कि पहले आंटी जी ने अंकल को मारा था। तो अब इस पूरे प्रकरण में आपको समझ में क्या है, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है। ठीक है, और इसमें दिखाया कुछ जा रहा है और समझाया कुछ जा रहा है और दिख कुछ रहा है, जो रियलिटी है वो कुछ और है। ठीक है, तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा ना। तो अगर ये वाला एग्जाम्पल हम देते हैं तो एथिक्स बड़ा लाइक करता है, एथिक्स के एग्जाम में इन चीज़ों को बहुत लाइक करते हैं, अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हो तो। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमको इस तरीके से एथिक्स के आंसर्स को डील करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हमें कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं यूज़ करना है। सोचो ना, आप अगर जब कुर्सी पर हो गए, आप जब आप कुर्सी पर बैठे हुए हो,
ठीक है, कुर्सी पर बैठ के आप क्या डिसीजन ले सकते हो? कुर्सी पर बैठ के आप इमीडिएटली किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते बिना इंक्वायरी के। आपके पास है पावर, डीएम के पास पावर रहता है, डीएम के पास पावर रहेगा कि वो इमीडिएटली सस्पेंड कर सकता है, वो एसडीएम को भी सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, वो तहसीलदार को भी सस्पेंड कर सकता है। तो लेकिन बिना किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के वो सस्पेंड अगर करेगा तो फिर ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। अगर वो सबको सस्पेंड ही कर देगा तो मतलब ही क्या बचा फिर? तो हमें इमोशनल नहीं, हमें इमोशन के साथ साथ में हमको जो है गवर्नमेंट ओरिएंटेड भी रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इमोशनल आंसर ही लिख रहे हैं, मान लीजिए हम थोड़ा इमोशनल हो गए, कोई ऐसा हमने केस स्टडी देखा थोड़ा इमोशनल हो गए, तो इमोशनल के साथ साथ जो हमारी लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी थोड़ी सी गवर्नमेंट ओरिएंटेड, तो हम बेटर अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव की जो लैंग्वेज होती है, अभी आप कभी कचहरी जाना, ठीक है, अपने जिले की आप कचहरी जाओगे तो आप वहाँ पर देखोगे कि वो जो लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखेंगे ना, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे ना जो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन हमको ऐसे वर्ड्स नहीं लिखने हैं, ऐसे वर्ड्स से हमें बचना है, क्योंकि एथिक्स के अंदर जो हमने पढ़ा है वही हमारे टीचर ने भी पढ़ा है। तो वर्ड्स में सिंपली लिखने हैं, बस जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको हमें पूरा करना है किसी भी कंडीशन में। ठीक है ना, अभी एक एग्जांपल आप देखते होगे, ठीक है, एग्जांपल आपने देखा होगा कि अभी मान लीजिए क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन आया मान लीजिए एथिक्स के पेपर के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर ये आया था, सिंपली बोल दिया गया कि मान लीजिए आप रोड पे जा रहे थे, रोड पे आप जा रहे थे, आपने देखा कि एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया और वो बंदा उस पर पड़ा हुआ है, ठीक है, रोड पे पड़ा हुआ है। अब उसमें आप क्या करोगे? ऐसी कुछ केस स्टडी देती है मान लीजिए, ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम है आपका कि उसमें स्टेक होल्डर आपको देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप इन्वॉल्व हो गए, दूसरा आप उसमें जो है एक भीड़ इन्वॉल्व हो गई, जो पूरी भीड़ थी, ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट आपने देख लिया। उसके बाद आपने देखा कि एथिकल इशू क्या आ रहा है इसमें, फिर आपने देखा ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। अब ऑप्शन तो अवेलेबल है ही आपके पास, आप उसको हॉस्पिटल ले जाओ या तो आप घर चले जाओ, दो ऑप्शन है ना आपके पास, या तो आपको छोड़ के चले जाओ। अब आपको मन में तो आ रहा है कि भाई मुझे ले जाना है इसको, तो आपके अंदर सिंपैथी है, मन में आ रहा है सिर्फ। अब मान लीजिए आप उसको एक्ट कर देते हो तो फिर सिंपैथी हो गई, आप उसको उठा के ले गए, एम्बुलेंस बुलाई, आपने उसको उठा के ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, ठीक। अब उसमें आपने देखा कि मेरिट्स क्या थी उसकी और डिमेरिट्स क्या थी। अभी पुलिस आके आप ही को मतलब पूछताछ तो करेगी ना, वो हो सकता है वो आपको फंसा भी दे, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इस पर आई है। ठीक है ना, अभी आपने देखा फिर बेस्ट एक्शन क्या है उसके लिए। ठीक है, एक बेस्ट एक्शन ये भी हो सकता है कि भाई आपने देखा था जब उसको कि वो गिर रहा है बंदा, तो आप तब से उसका वीडियो बनाना स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास वीडियो अगर मोबाइल अवेलेबल है तो वीडियो बना सकते हो, तब से लेकर के आपने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया तब तक का वीडियो उसके पास होना चाहिए। ठीक है, आप उससे जो बंदा जिसका एक्सीडेंट हुआ उससे आप बोलवा भी सकते हो कि भाई कि मैं आपको ले जा रहा हूँ, उसमें बोलेगा हाँ भाई ये ले जा रहे हैं, इनको ना परेशान किया जाए। ठीक है, तो अभी लॉन्ग टर्म क्या है? लॉन्ग टर्म क्या है भाई, गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिर इसमें तो गवर्नमेंट ही अप्रोच लेगी ना, गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, तो उसके लिए हम गवर्नमेंट फोर्स तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स करते भी हैं तो फिर एनजीओ के माध्यम से फोर्स किया जाता है, प्रेशर ग्रुप्स के माध्यम से फोर्स किया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस है कि कैसे हम एक आंसर को बेहतर करेंगे एथिक्स के। ठीक है, अभी आप लिख करके टेलीग्राम ग्रुप पर डालिएगा, हमने ग्रुप बना रखा है, चैनल में आपको मिल जाएगा, चैनल में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप डालिएगा, मैं आपको चेक करके बताऊँगा कि कैसा आप आंसर लिखा है। ठीक है, थैंक यू।